नमस्कार। आज हम 2 से 7 जून 2025 वाले हफ्ते की कुछ अहम घटनाओं पर बात करेंगे। जी। फोकस रहेगा यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से। हमारे पास सरकारी नोटिफिकेशंस, खबरें, कोर्ट के फैसले सब हैं। कोशिश रहेगी कि इनमें से खास बातें निकालें। बिल्कुल। सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका महत्व और वो आपस में कैसे जुड़े हैं ये समझना जरूरी है। तभी जानकारी याद रहती है और परीक्षा में काम आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लद्दाख से। वहाँ डोमिसाइल, भाषा, आरक्षण को लेकर कुछ नई नीतियां आई हैं। हाँ, केंद्र सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। सबसे अहम है डोमिसाइल रूल। अच्छा, क्या है उसमें? मतलब जो लोग लद्दाखी नहीं हैं उन्हें वहां का निवासी माने जाने के लिए 31 अक्टूबर 2019 से लगातार 15 साल वहां रहना होगा। 15 साल? हम्म, ये तो काफी लंबा समय है। जी। और क्योंकि लद्दाख की करीब 80% आबादी आदिवासी है तो सरकारी नौकरियों में एसटी के लिए 80% आरक्षण रखा गया है। 80%? हम्म, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। और जो पहाड़ी परिषदें हैं उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस तरह की क्षेत्रीय नीतियां और उनका संवैधानिक आधार समझना जरूरी होता है। वैसे ऐसे अपडेट्स दालवोई के करंट अफेयर्स सेक्शन में रेगुलरली ट्रैक होते रहते हैं। ये तो बात हुई लद्दाख की। अब न्यायपालिका की ओर देखें तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट प्रस्ताव की भी खबरें हैं। जी। खबरों के मुताबिक सरकार शायद संसद के अगले मानसून सत्र में ये प्रस्ताव लाए। हम्म। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूर्व सीजीआई की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के बाद हो रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया और उसके आधार, ये तो पॉलिटी के लिए बहुत अहम टॉपिक है। निश्चित रूप से। इसे समझना जरूरी है। अच्छा, एक और कोर्ट का मामला है, मद्रास हाई कोर्ट का ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला। हाँ, कोर्ट ने रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर बैन और आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य रखने के फैसले को सही ठहराया है। ओके। कोर्ट ने माना कि ये राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है, संविधान के लिस्ट 2 की एंट्रीज के तहत। दिलचस्प। अब जरा बंदरगाहों की बात करें। कोई बहुत बड़ा जहाज भारत आया है? हाँ, एमएससी अरीना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। दुनिया का सबसे बड़ा? कहाँ आया? केरल में विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर। इसकी कैपेसिटी 24,000 टीयू से ज्यादा है, मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स। बाप रे। ये इस क्लास के जहाज का पहला साउथ एशियन आगमन है। ये दिखाता है कि भारत का समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है। सही बात है। इतने बड़े जहाज का आना हमारी क्षमताओं को दर्शाता है। वैसे ऐसे व्यापार मार्गों और बंदरगाह क्षमताओं को विजुअलाइज करने के लिए डॉलवॉई के एआई मैप्स जैसे उपकरण काफी उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब विज्ञान की तरफ चलें। आईआईएससी बेंगलुरु ने ब्लड क्लॉटिंग पर कुछ काम किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। कोई नैनोजाइम बनाया है शायद। सही। आईआईएससी टीम ने एक आर्टिफिशियल एंजाइम यानी नैनोजाइम बनाया है। ये खतरनाक ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोक सकता है। कैसे काम करता है ये? ये शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी आरओएस के लेवल को कंट्रोल करता है। आरओएस ज्यादा हो जाएं तो क्लॉटिंग बढ़ सकती है। अच्छा, ये तो हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी बात हो सकती है। जी। अब पर्यावरण पर आते हैं। कोयला प्लांट्स में सल्फर हटाने वाले उपकरणों एफजीडी पर कुछ बहस चल रही है। एफजीडी मतलब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन? हाँ, वही। ये SO2 गैस हटाता है। एक हाई पावर कमेटी ने सिफारिश की है कि ज्यादातर कोयला प्लांट्स के लिए इसे अनिवार्य न किया जाए। क्यों? SO2 तो प्रदूषण करती है ना? उनका तर्क है कि SO2 का लेवल ज्यादातर प्लांट्स में मानकों के अंदर ही है। सिफारिश है कि सिर्फ एनसीआर या 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के पास के प्लांट्स को ही इसकी जरूरत हो। ये तो वही बात हुई। इंडस्ट्री की लागत बनाम पर्यावरण सुरक्षा। इस तरह के मुद्दों पर तर्क कैसे बनाएं? इसके लिए डेलवॉय के मेंस इवैल्यूएटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक जटिल संतुलन है। दूसरी तरफ पर्यावरण दिवस पर एक अच्छी पहल भी हुई। हाँ, प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की है। जी, इसका लक्ष्य है मरुस्थलीकरण को रोकना और अरावली रेंज के आसपास की खराब जमीन को ठीक करना। किन राज्यों में है ये? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। अरावली के चारों ओर 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है ये। इसके भौगोलिक विस्तार को समझने के लिए एआई मैप्स जैसे टूल सहायक हो सकते हैं। काफी महत्वाकांक्षी लगता है।
अच्छा, और भारत अपनी ध्रुवीय अनुसंधान क्षमता भी बढ़ा रहा है। हाँ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यानी GRSE भारत का पहला पोलर रिसर्च व्हीकल PRV बनाने के लिए नॉर्वे की एक फर्म के साथ मिलकर काम करेगा। पहला पोलर रिसर्च व्हीकल। जी, ये मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा और हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक रिसर्च में मदद करेगा। रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी खबर है राफेल विमानों को लेकर। हाँ, दसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड टेसल मिलकर भारत में राफेल फाइटर जेट का धड़ यानी फ्यूजलेज बनाएंगे। भारत में कहां पर? हैदराबाद में एक नई फैसिलिटी में। ये रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए वाकई एक बड़ा कदम है। और जनगणना की भी बात थी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना की समय सीमा तय हो गई है। जी, स्वतंत्र भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना, इसमें जाति गणना भी शामिल होगी। कब तक पूरी होगी? लक्ष्य है 1 मार्च 2027 तक। ऐसे बड़े राष्ट्रीय अभ्यासों पर नजर रखना जरूरी है और डालवॉय का करंट अफेयर्स फीड इसमें मदद करता है। और अंत में परिसीमन अभ्यास को लेकर दक्षिणी राज्यों की कुछ चिंताएं हैं। हाँ, परिसीमन मतलब लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं फिर से तय करना जनगणना के आधार पर। तो दक्षिणी राज्यों को क्या चिंता है? तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण अच्छा किया तो कहीं अगले परिसीमन में उनकी लोकसभा सीटें कम ना हो जाए। ओह, गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। यह अभ्यास 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। ये संघीय संतुलन के लिए बहुत अहम और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। तो ये थीं इस हफ्ते की कुछ मुख्य बातें जिन्हें हमने यूपीएससी के नजरिए से समझने की कोशिश की। सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि जब नीतियां जैसे लद्दाख के नियम हों या परिसीमन सीधे लोगों की संख्या, उनके प्रतिनिधित्व और संसाधनों पर असर डालती हैं, तो लंबे समय के सामाजिक राजनीतिक संतुलन के लिए किस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत पड़ती होगी। इस पर जरूर सोचिएगा। अगले अंक तक विश्लेषण करते रहें।